दोस्तों देख सकते हैं 14 वाले क्वेश्चन में आपके सामने लगा दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी बिंदु पी से स्पर्शरेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई दोस्तों ज्ञात करना है ना। देख सकते हैं आप टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर है ना मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू अपने को निकालना है दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों पी क्यू की लेंथ हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने चित्र बना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपको वृत्त दिख रहा होगा, ये त्रिज्या हमारी होगी 5 सेंटीमीटर। ओके है ना, यहाँ से पी से एक टेंजेंट है ना, वो टेंजेंट जो है क्यू पे आके मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्यू बिंदु पर, और क्यू बिंदु जो है ये इस सेंटर से मतलब केंद्र से कितना दूर है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, मतलब क्यू की लेंथ दे रखी है हमें 12, तो इस त्रिज्या इसकी लंबाई हमें निकालना दोस्तों पी क्यू की लेंथ। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं यानी इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओपी जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर दोस्तों, पी पर, है ना। त्रिज्या जो है यानी रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यानी स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे कोण पी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या इसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या लगेगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हिंदी में पाइथागोरस लिखेंगे आप, है पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर इंग्लिश में लिख दीजिए पीजीटी, बाय पीजीटी लिखेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना दिया दोस्तों 12 दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बेस कितना दोस्तों पी क्यू, यानी आधार कितना दे रखा है आपको, पी क्यू दे रखा है, ये हमें निकालना है, तो ये पी क्यू स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा, प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना दिया दोस्तों 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर इधर ही रहने देंगे दोस्तों, इधर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1144। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस इस 5 स्क्वायर को दोस्तों हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 144 में से दोस्तों हम 25 माइनस करेंगे तो हमारा पी क्यू का स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पी क्यू की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 119। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हमारा पी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपसे स्क्वायर हटा देंगे तो 119 जो है दोस्तों इसके ऊपर लग जाएगा हमारा रूट, तो आंसर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 119। ये दोस्तों हमारी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में आपके दिया हुआ है 10 चैप्टर में। ओके दोस्तों, 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाला सवाल, तो इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये सवाल दोस्तों आना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको आपको कर लेता हूँ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। दोस्तों ये भी 10 चैप्टर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए पाइथागोरस का ये देख लेते हैं इसे भी। दोस्तों डायग्राम आप देख सकते हैं, मैं बना चुका हूँ, है ना। यहाँ से सेंटर ओ है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी क्यू सॉरी है ना क्यू, और यहाँ से जो है एक टेंजेंट खींची हुई है, और इस टेंजेंट की लेंथ है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल यानी ओपी हमें निकालना है दोस्तों। ओके, ओपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों वापस हमें वही लिखना है, हम जानते हैं यानी वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वी नो दैट क्यू पी जो है ये परपेंडिकुलर है, सॉरी क्यू पी लिख दिया मैंने, ओ पी आएगा सॉरी, है ना दोस्तों। ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी पर, तो यहाँ पे कोण पी कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। ओके दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा कोण एंगल पी। अब यहाँ से हमें आगे सॉल्व करना है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ट्रायंगल का नाम लिखना है हमें, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, है ना, कौन सा दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आप समझ जाइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखे बाय पीजीटी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और अगर हिंदी में लिखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों 10 चैप्टर के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन बैठा है। तो देखिए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा दोस्तों, कर्ण 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा दोस्तों, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ओपी, यहाँ पे वैल्यू तो देनी रखी, तो ओपी का स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। ओके दोस्तों, 25 में से हम 16 को माइनस करेंगे दोस्तों, है ना, कितना बच जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा ओपी स्क्वायर, और ओपी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ओपी की वैल्यू सिंपली आ जाएगी अंडर रूट 9, है ना। तो 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 3, यहाँ से 3 का पेयर बन जाएगा, और 3 को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों, ये आ जाएगी हमारी ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 3 सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, ने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना दोस्तों, हम यहाँ पे रेडियस 6 दिए और थीटा कितना दिया 60 डिग्री। तो चलिए कर लेते हैं इसे सॉल्व। देखिए दोस्तों आपको रेडियस दे रखी है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है,
एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है दोस्तों, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों पाई की वैल्यू आपको 22/7 लिखना है, ठीक है। जब तक आपको एडिशनली बोला नहीं जाए अलग से कि पाई की वैल्यू 3.14 लिखिए, तब तक आप 22/7 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60, अपन में आ जाएगा दोस्तों 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 6। यहाँ से 0 से 0 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या 22 इंटू 6 अपन में आ जाएगा दोस्तों 7। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 टू जा 12 का 2 आ जाएगा, ये लगेगा 1, 6 टू जा 12 प्लस 1 13/7। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 132/7, 132/7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि की 22 सेंटीमीटर। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, अपने को परिधि देखी है, सर्कमफेरेंस दिया 22 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है दोस्तों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा दोस्तों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें दोस्तों आर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आर हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमें गिवन है यानी परिधि यानी सर्कमफेरेंस देखा है, तो हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा के दोस्तों परिधि निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया हमें 22 दिया है, ये लिखा मैंने 2 पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी दोस्तों नहीं दी है, तो आर 7 आर का आर लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 22। ओके, यहाँ पे आर को ऐसे ही ले लेंगे दोस्तों, ये लिखा है 22, अब 7 को उधर ले जाएंगे दोस्तों, 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 3 इंटू 22 जो है ये आ जाएगा अपॉन में दोस्तों। ओके, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, इसको देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आ गई हमारी रेडियस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम रेडियस को पुट कर देंगे दोस्तों। देखिए 1/4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मैं 7 से 7 को कट कर देता हूँ, 2 से मैंने 22 को कट किया, कितना आ गया 11। अब दोस्तों जो बचा है उसे मैं लिख लेता हूँ इस तरफ, ठीक है। देखिए ऊपर बचा दोस्तों 11 इंटू 7 अपॉन में क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 2 बचा है, तो मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 2। दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 7 से तो हो जाएगा 77 अपन में आ जाएगा 8, और एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों सवाल दिया है, एक पांचे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता याद कीजिए, मतलब ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। 2 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बताया था कि 15 चैप्टर से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, टोटल 4 नंबर, ठीक है। कम से कम आपका 15 चैप्टर जो है 5 नंबर का होने वाला है, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कुल परिणाम लिख लेते हैं, है ना, यानी टोटल रिजल्ट बोलते हैं कुल परिणाम को। दोस्तों पाँच को अगर हम फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6, ये 6 रिजल्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे लिखेंगे NS, टोटल रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, NS की वैल्यू कितनी होगी टोटल 6। ओके, है ना। टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं, 6 परिणाम आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अनुकूल परिणाम हम देख लेते हैं, अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। उसने पूछा है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन से दोस्तों, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5 नंबर जो है दोस्तों ये हमारे प्राइम नंबर है, ओके याद रखिएगा। तो यहाँ पे NE लिखेंगे दोस्तों, है ना। फेवरेबल रिजल्ट को हम क्या लिखते हैं, NE इक्वल टू क्या होता है 1 2 एंड 3, 3 रिजल्ट है टोटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ओके, अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं दोस्तों, PE इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, NE अपॉन में आ जाएगा NS, ठीक है। तो PE की वैल्यू क्या देखिए दोस्तों, PE तो हमें निकालना है, ठीक है। NE हम निकालेंगे, NE की वैल्यू क्या देखिए दोस्तों 3, तो ऊपर हम 3 लिखेंगे, अपॉन में NS की वैल्यू दी दोस्तों हमें 6, तो 6 लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम कट कर सकते हैं, देखिए 3 और 6 दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो मैं कट कर लेता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारी प्रायिकता जो है यानी PE की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 1/2, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। सिंपल सा सवाल है, 15 चैप्टर का सवाल है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया है, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा ऐसा निकाला जाता है, कंचा सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता आपको याद करना है। बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉम बॉक्स रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग व्हाइट मार्बल्स, ठीक है दोस्तों। चलिए कर लेते हैं इसे। देख सकते हैं दोस्तों हमें दिया क्या क्या है, 5 मार्बल दिए हैं रेड, और 8 मार्बल सफेद है ना, व्हाइट है, और ग्रीन कितने हैं दोस्तों, ग्रीन है हमारे 4 मार्बल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों नंबर, और हमें निकालना क्या है, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल परिणाम निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल रिजल्ट निकालेंगे, टोटल रिजल्ट यानी दोस्तों कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 + 8 + 4, 8 और 4 12 और 5 17, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे कितना 70, ठीक है। तो NS की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी 70, ओके। अब हम निकालेंगे फेवरेबल रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट यानी अनुकूल परिणाम। तो दोस्तों अनुकूल परिणाम में हमसे क्या पूछा गया है वो लिखना है। अनुकूल परिणाम हमें दिए सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद की संख्या कितनी है दोस्तों 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NE इक्वल टू लिख देंगे 8। अब दोस्तों सिंपली हम फॉर्मूला लगा लेंगे, PE इक्वल टू NE अपॉन
एन एस। तो एन ई की वैल्यू दे रखी है दोस्तों हमें 8 अपॉन में आ जाएगा हमारा एन एस यानी 60। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा 8/16, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते रहे, साथ साथ वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पी ई की वैल्यू हमें दे रखी है ना। तो जो दिया है वो हम लिख लेंगे पी ई इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो पी ई नॉट की हमें वैल्यू निकालनी, ई नहीं है ना, मतलब ई नॉट की हमें वैल्यू निकालना है ना, ई नॉट की वैल्यू हमें निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ पी ई नॉट इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी ई नॉट, ई नॉट इसकी टोटल वैल्यू होती है दोस्तों 1। ठीक है, तो पी ई की वैल्यू हमें दी है 0.05 प्लस पी ई नॉट तो हमें निकालना है, ये लिखा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1। यहाँ पे हम लिखेंगे पी ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और 0.05 को दोस्तों हम बराबर उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.05। ठीक है दोस्तों, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली 0.95। ये हो जाएगा हमारा पी ई नॉट। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, और सॉल्व भी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए, ये दे रखा है एक पासे को, है ना, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है ना, मतलब ओड नंबर आना चाहिए। देखिए अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए निकाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, है ना। टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, मतलब एन एस की वैल्यू हो जाएगी 6। और यहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट जो हमसे पूछा है, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 3 और 5, क्योंकि उसने विषम संख्या पूछी है, तो ये इन ऊपर दिए गए परिणामों से विषम संख्या क्या है दोस्तों 1 3 और 5। एन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लिख लेता हूँ, पी ई इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, तो एन ई की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3 अपॉन में एन एस हो जाएगा 6। यहाँ पे दोस्तों हम इसको कट कर लेते हैं, 3 3 3 2 6, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, सवाल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप, 3√2 एक अपरिमेय संख्या शो करना है, सिद्ध करना है, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3√2 को हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, तो हम इसका उल्टा करेंगे। माना, माना को आप लिखेंगे दोस्तों लेट 3√2 इज इरेशनल नंबर, यानी 3√2 जो है इसको क्या मानेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या मानेंगे। हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है। ओके, अब दोस्तों अगर ये परिमेय संख्या है तो 3√2 इक्वल टू किसका हो जाएगा, पी अपॉन क्यू का हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए √2 को हम उधर ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के अपन में क्या दिया है क्यू, इस 3 को मैं बराबर के उधर ले जाता हूँ, तो दोस्तों कहाँ पे आ जाएगा, अपन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 2। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो √2 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे √2 के इक्वल में जो भी है ये नंबर भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, है ना। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, देखिए आप थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इधर लिख लेता हूँ, पी अपॉन 3q इज आल्सो इरेशनल, मतलब ये भी हिंदी मीडियम वाले लिखें, पी अपॉन 3√q भी अपरिमेय होगा। ठीक है, अब ये भी अगर अपरिमेय है तो ये सब दोस्तों आए कहाँ से, ये दोनों नंबर आए कहाँ से, यहाँ से आए हैं, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः 3√2 भी अपरिमेय संख्या है, सो दैट 3√2 इज आल्सो इरेशनल नंबर। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा सवाल यहाँ पे खत्म। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको सवाल करना है, बड़े सिंपल से सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको चेक करना है 6 की पावर n जो है ना, वो कहाँ पे एंड हो रहा है, वो शून्य पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, 6 की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये 6 की पावर n जो है इसको चेक करना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ n की वैल्यू 1 2 3, 3 वैल्यू में रख के देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। ओके, अगर मैं n इक्वल टू 2 मानता हूँ तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, यानी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 36। एज इट इज में अगर n की वैल्यू 3 मान लेता हूँ तो 6 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। एक और ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 4 और ले लेते हैं। n की वैल्यू अगर मैं 4 मान लेता हूँ
तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1296। अब यहाँ पे दोस्तों देखने लायक बात ये है कि देखिए अगर मैंने पावर 1 करी तो एंड कहाँ पे होगा दोस्तों, नंबर 6 पे। पावर 2 करी तो भी 6 पे, पावर 3 करी तो भी 6 पे, पावर 4 करी तो भी 6 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लिखना है सभी नंबर, क्या लिखेंगे हम, सभी संख्या 6 पर समाप्त होती है ना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए एवरी नंबर एंड्स विथ डिजिट 6, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले आप ये लिखेंगे। अतः सिद्ध होता है कि 6 की पावर n कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ये लिखना है हैंस प्रूव्ड दैट 6 की पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। ओके, ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। आप चाहे तो इसकी शॉट ले सकते हैं दोस्तों, है ना, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विघात समीकरण दे रखी है हमें, इसके मूलों की प्रकृति याद करनी है ना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों ये इक्वेशन हमें दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारा 2, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू निकालना पड़ेगी दोस्तों। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह हमें लिखना होगा दोस्तों -3 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू है दोस्तों 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों, -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, -4 को 2 से इंटू करेंगे 4 टू 8, 8 को 5 से इंटू करेंगे 8 5 40। तो दोस्तों यहाँ पे डी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, देख सकते हैं 40 में से 9 को माइनस करेंगे दोस्तों -31। ठीक है, ये आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पे डी की वैल्यू। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे डी की वैल्यू जो है छोटी है कैसे, 0 से। ठीक है, ये आपको लिखना है, डी की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, अतः मूल जो है अवास्तविक होंगे। किससे होंगे दोस्तों, अवास्तविक होंगे। ये हो गया दोस्तों आपका सॉल्व। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते हैं साथ साथ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अगला सवाल दिया दोस्तों, बेशक उसे द्विघात समीकरण दे रखी है, इसकी मूलों की प्रकृति याद करनी है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है दोस्तों हमें 6x, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखिए 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, है ना, -4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2। ठीक है, माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 टू जा 6 4 जा 24, 24 को 2 से इंटू करेंगे दोस्तों 48 हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली वैल्यू निकल के आएगी 49। डी की वैल्यू इस कंडीशन में, इस अकॉर्ड, इस जो आपको पेपर में दी है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा दोस्तों। ओके, तो डी की वैल्यू 49 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी की जो वैल्यू है वो बड़ी है ना, डी की वैल्यू जो है बड़ी है 0 से। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, यानी मूल जो है वो वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका सवाल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन दे रखा है हमें, इनको मिलाने पर एक घना प्राप्त होता है। घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है ना। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 मीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया है 64। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है दोस्तों, ए की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 64। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा √64, है ना। तो ए की जब हम वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर 2 का बन जाएगा, दूसरा पेयर भी 2 का बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली ए की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 यानी 4। ओके, अब देखिए एक क्यूबिट हमारा ये होगा, दूसरा क्यूब हमारा ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे लेंथ जो है ये 4 है और ये भी 4 है, तो 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगी टोटल। ठीक है, तो जिस क्यूबिट का हमें सरफेस एरिया निकालना है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी रहेगी उसकी 4 सेंटीमीटर, और जो ब्रिथ है वो क्या रहेगी दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बता रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब देखिए दोस्तों आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 8, हाइट कितनी आ गई थी हमारी 4 और ब्रेथ कितनी है हमारी 4। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है। ठीक है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ 2 LB प्लस
BH प्लस HL। ठीक है दोस्तों, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। ये लिखा 2, एल की वैल्यू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस H 4 इंटू लंबाई कितनी है 8। इसको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। ये लिखा 2 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32। ये हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करने पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 32 प्लस 32 64 प्लस 16 यानी 80। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 80 यानी ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई भी जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन जो है पाई के पद में हमें निकालना है। यानी ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बी इक्वल, है ना, बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आपको दोस्तों इसमें पाई की वैल्यू नहीं लिखना है, पाई की जगह पाई ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। और इनका जो पूछा है वॉल्यूम वो निकालना है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों चित्र में बना चुका हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि प्रश्न में दिया है। त्रिज्या कितनी है दोनों की, एक है, और शंकु की ऊंचाई भी जो है वो त्रिज्या के बराबर है। ओके दोस्तों, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, है ना। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ टॉय, यानी खिलौने का आयतन हमें निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दो हमें आकृतियाँ दिख रही है, एक ऊपर शंकु दिख रहा है, एक नीचे अर्धगोला दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो इनके फॉर्मूले को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए कोन का जो वॉल्यूम है यानी आयतन जो है ना, शंकु का आयतन, सॉरी मैंने इसको पीछे लिख दिया है। शंकु का आयतन हम लिख लेते पहले आगे। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का जो आयतन है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं वो कॉमन निकालेंगे। 1/3 दोस्तों मैंने दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया है। पाई आर स्क्वायर भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब अंदर क्या बचाएगा दोस्तों, देखिए 1/3 निकल चुका है, पाई निकल चुका है, आर स्क्वायर निकल चुका है, बचा क्या एच। यहाँ से 1/3 निकला है, यहाँ से दोस्तों 1 निकला है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो 1/3 में निकल चुका मतलब 2 बचा है, पाई आर स्क्वायर निकला मतलब आर एक अंदर बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ठीक, आर की वैल्यू मैं 1 लिख दूंगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू पाई। ये हो जाएगा एच की वैल्यू भी हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 1 इंटू पाई। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई और ब्रैकेट हटेगा इंटू लगेगा दोस्तों। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई, है ना। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय, यानी खिलौने का आयतन दोस्तों कितना आएगा, पाई आ जाएगा हमारा आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों देखिए सवाल आपका दिया है अगला, दो संख्याओं का अंतर दिया आपको 26। ठीक है, और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को याद करना। मतलब द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, है ना, फाइंड देम। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं पहली संख्या मान लेता हूँ x, है ना, फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ x, और सेकंड नंबर जो है दोस्तों इसको मान लेता हूँ y। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी छोटी पहली संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, है ना। यानी मैं पहली संख्या को मैं बड़ी संख्या भी लिख सकता हूँ दोस्तों, और इसको मैं छोटी संख्या भी लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो एक संख्या जो है दूसरे की कितनी है दोस्तों 3 गुनी, मतलब ये बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या की 3 गुनी, मतलब छोटी संख्या में अगर मैं 3 का गुणा कर देता हूँ तो ये बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x, 3y को जब मैं बराबर के इधर ले आऊँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर के उधर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ओके, ये देखिए इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। ओके दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में। अब दूसरा देखिए, ये बोल रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना है 26 है। तो ये बड़ी संख्या, इसमें से मैं अगर छोटी संख्या को घटा देता हूँ तो अंतर कितना बचेगा दोस्तों 26 बचेगा। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके दोस्तों, देखिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। इस प्रकार से आपको इक्वेशन बनाना है, एक ना एक सवाल आपका इक्वेशन का जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको विलोपन और प्रतिस्थापन। दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करें, है ना। ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंक दिखाई दे रही होगी आपको, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से विलोपन और प्रतिस्थापन का वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। थर्ड चैप्टर में दो मेथड, दोनों मेथड आपको आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू जो है दोनों जगह सेम है ना, दोनों जगह सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों बताइए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी हाँ, गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0, और ये है एक्स माइनस वाई इक्वल 26। अब दोस्तों जब मैं माइनस करूँगा इनको, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स हो जाएगा माइनस का, ये वाई हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये 26 हो जाएगा दोस्तों माइनस का। एक्स से एक्स को हम कैंसिल कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3y माइनस का है और यहाँ पे y प्लस का है। 3 में से y जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या, माइनस का 2y बचेगा। ओके, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की बच रही है। यहाँ पे -26 का -26 हो जाएगा दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे y की वैल्यू हम निकालेंगे, इधर 26 है, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 2 से। जब हम 26 को काटेंगे दोस्तों आंसर आ जाएगा 13। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13। यहाँ तक समझे दोस्तों, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम y का जो मान है, y का मान पाई में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखें पुट y इन
इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये लिखा मैंने x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दोस्तों 13 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x माइनस 13 को 3 से इंटू करूँगा दोस्तों 39 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 39 को मैं बराबर के उधर ले जाऊँगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा 39, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 39 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, यानी बड़ी संख्या हो गई 39 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 13। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड आपसे जो पूछा है आपको उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 39 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 13। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ इस सवाल आपको समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अगला सवाल दिया है कि एक समीकरण युग्म को हल करना है, समीकरण एक समीकरण दो दोनों दिखे हैं ना, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन देखिए हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा अलग करके देखिए दोस्तों, हमें इक्वेशन को इसी फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, एक्स वाई और इस नंबर को सबको एक तरफ लेना होगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 9x, 2y को दोस्तों मैं बराबर के उधर ले जाऊँगा, कहीं का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 7 को मैं बराबर के उधर ले लेता हूँ क्योंकि इधर भी नंबर इस तरफ है बराबर के इस तरफ है ना, तो इस 7 को मैं इधर ले लेता हूँ, ये माइनस का 7 हो जाएगा, उधर क्या रह जाएगा दोस्तों 0। यहाँ तक समझे दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या दोस्तों 9 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को वापस से लिखना होगा, ये मैं लिख लेता हूँ देखिए। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल करना है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इनको ब्रैकेट में मैं बंद कर लेता हूँ। अब देखिए 9 नीचे है तो मैं 9 का मल्टीप्लाई दोस्तों ऊपर करूँगा, और ऊपर 3 है x का कोफिशिएंट, तो मैं इंटू करूँगा 3 का दोस्तों। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया टेबल नंबर का। ठीक है, तो 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 27x माइनस ये हो जाएगा 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों मैं 9 5 जा 45y माइनस 9 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों 4 से 9 4 जा 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा वापस कितना आ जाएगा 27x माइनस का माइनस लगाया दोस्तों, इसी 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से 3 2 जा 6y हो जाएगा, और इसी 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों -7 से, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, अब दोस्तों ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है दोनों, इनको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसको देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ओके, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको दोस्तों हमें आगे सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं स्क्रीन क्लियर करके वापस आगे सवाल करूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों या फिर इसे उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉरी दोस्तों मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ, तो चलिए यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम घटाएंगे, तो ये 27 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का, ये 6 का हो जाएगा प्लस का, और ये 21 का हो जाएगा दोस्तों प्लस का, क्योंकि पहले माइनस का था। अब ये माइनस किसी काम कर नहीं रहा है ना, अब ये नंबर 6 वाई जो है ये का होगा दोस्तों प्लस का, और 21 पे का हो गया प्लस का। देखिए 27 से 27 का हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाला नंबर प्लस का नीचे वाला माइनस का। ठीक है, ऊपर 45 माइनस का है, नीचे 6 वाई जो है प्लस का, प्लस माइनस माइनस दोस्तों माइनस करेंगे हम कितना बचेगा 39 वाई। ठीक है, ऊपर माइनस का नंबर है नीचे प्लस का नंबर है, प्लस माइनस माइनस 36 में से 21 जाएगा दोस्तों प्लस का 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे बाई को इधर ही रहने देंगे, 39 को दोस्तों बराबर के उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 15 के कहाँ आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा दोस्तों, तो 15 अपॉन 39 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 टाइम का जाएगा दोस्तों, और 39 कितना टाइम जाएगा 13 टाइम जाएगा, है तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों 5/13 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे y को इक्वेशन 1 में, है ना, यानी y का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे। ओके, तो समीकरण 1 में क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप 27x है, ये लिखा मैंने 27x माइनस 45y है, ये लिखा मैंने माइनस 45, और y की जगह मैंने y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5/13। ठीक, इक्वल टू कितना दे रखा है दोस्तों -36 है, तो इस -36 को मैं बराबर के इधर ले गया हूँ, है इस -36 को जो है बराबर के इधर ले जाऊँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का, तो प्लस का 36 लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने 45 का गुणा 5 में कर दिया है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 और 13 बटे में आ जाएगा, है ना, बटे में था बटे भी रहेगा, ये 27x का 27x बराबर के इधर कितना दोस्तों 36, ये देखिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब मैं इस 225 माइनस 225 बटे 13 को बराबर के उधर ले जाऊँगा, तो ये 27x का 27x हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 36 है बराबर की था तो मैंने 36 लिखा। ठीक, अब इस पूरे नंबर को मैं बराबर के इधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 225 बटे 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये 27x का 27x लिखा, 13 का गुना कर लूँगा मैं टाइम में 36 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए 13 6 78 का 8 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 7, 13 3 39, 39 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 46, प्लस ये कितना हो जाएगा 225 अपन में आ जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालेंगे, इन दोनों नंबर को पहले प्लस कर लेते हैं, तो दोस्तों 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 3 और 6 9, 4 और 2 6 हो जाएगा, अपन में है दोस्तों 30, तो 27 को बराबर के इधर लाएंगे दोस्तों, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा अपन में आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से काट सकते हैं दोस्तों, इसको 3 से कट कर लेते हैं 9 हो जाएगा, इसको 3 से कट करेंगे 3 2 6, 3 3 9 और 3 1 3। ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, वापस 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21, वापस 3 7 21। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्योंकि अब तो डिवाइड होगा नहीं है ना, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी 77 अपॉन 13 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 39। ओके, तो ये हमारा आंसर आने वाला है दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये एक्स और वाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कितना टाइम लग गया बस, अरे यार मैं पाउस नहीं कर रहे इसी की तैसी।
देखिए दोस्तों, सवाल दिया है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है हमें 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई में क्या करना है? टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, है ना। एक टावर है जो सीधा सीधा वर्टिकली ग्राउंड पर खड़ा है दोस्तों, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये मैदान है और यहाँ से पे एक कोई पॉइंट है विच इज 15 मीटर अवे। तो दोस्तों इस पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी है? 15 मीटर मीनार से, है ना। फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के निचले सिरे से, है ना, पाद बिंदु से दूरी कितनी? 15 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो एलिवेशन एंगल जो है दोस्तों, है ना, टॉप ऑफ द टावर मतलब टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है दोस्तों, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये फाइंड करना है हमें हाइट। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल तो आपको कम से कम समझ में आ गया हो। चलिए अब आंसर देख लेते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 60, ठीक है। और ए बी हमें कितना दिया है? 15। और बी सी हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा गिवन है यानी दिया है, ठीक है दोस्तों। आपको अगर चित्र बना के दोस्तों अगर आपने इतना भी लिखा है तो आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। ये बोर्ड का नियम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों सॉल्व। देखिए हमें दिया क्या है? आधार दिया है ना। और निकालने क्या है दोस्तों? लंब। तो यहाँ पे हम लगाएंगे या तो आधार बटे लंब लगाएं या फिर लंब बटे आधार लगाएं, मतलब या तो पी अपॉन बी लगाएंगे या फिर बी अपॉन पी लगाएंगे। तो दोस्तों पी अपॉन बी जो है वो काय की वैल्यू है? 10 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 थीटा इक्वल टू क्या था? लंब बटे आधार, या फिर इंग्लिश मीडियम में है तो पी अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 10 लिखा और थीटा कितना दिया? 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब कितना दिया दोस्तों? बीसी है, ये लिखा बीसी। अपॉन में आधार कितना दिया दोस्तों? 15। अब 10 60 का मान कितना होता है दोस्तों? √3 होता है, ओके। इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन में कितना है दोस्तों? 15, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए बीसी बराबर कितना दोस्तों? 15 जो है इसको मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 15 √3। और ये देखिए यही आपको निकालना था बीसी की लंबाई, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको मीटर जरूर लिखना दोस्तों, नहीं तो नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम आपका 1.2 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये इस तरीके से दोस्तों सवाल करना है। बोर्ड में जो प्रॉपर पूछ रहा है वो प्रॉपर आपको बताना है, ठीक है। लंबाई पूछिए तो लंबाई को मीटर में दिया है, यहाँ पे आधार मीटर में दिया तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। आप चाहे तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो दोस्तों ये मान लेते हैं हम, ये जो है ये मान लेते हैं हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग दोस्तों, ओके। ये क्या है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक। अब ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यहाँ से, है ना, इज 60 डिग्री, ठीक है। टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से जो है ये जो एलिवेशन एंगल बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है दोस्तों? 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। और ये बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इट्स फूड इज 45 डिग्री। और यहीं से इसके निचले सिरे का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, ये डिस्पर्शन एंगल है ना, यानी अवनमन कोण जो है वो कितना बन रहा है दोस्तों? 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से चित्र को बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखिए दोस्तों, चित्र में बना चुका हूँ आपके स्क्रीन पर। अब देखिए डी ई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? बी सी के बराबर हो जाएगा और दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 मीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें बेस क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सी। और लंब क्या हो जाएगा? बी सी, है ना। बेस तो हो जाएगा डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, यानी समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? बी सी डी में, ठीक है दोस्तों। समकोण त्रिभुज बी सी डी में हम लेंगे, क्या लेंगे? देखिए दिया क्या है दोस्तों हमें? परपेंडिकुलर दिया है यहाँ पे, यानी लंब दिया है और आधार हमें ज्ञात करना है, डीसी हम ज्ञात करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लंब बटे आधार, यानी पी अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 10 और थीटा कितना दिया दोस्तों? यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये लिखा मैंने 45 बराबर परपेंडिकुलर दिया दोस्तों 7 और बेस यानी आधार कितना है दोस्तों? देखिए आधार डीसी है तो यहाँ पे मैं डीसी लिख दूंगा। 10 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटे में आ जाएगा दोस्तों डीसी। डीसी को मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो डीसी का वर्ल्ड में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, 1 में गुना हो जाएगा डीसी का, तो डीसी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 7। यहाँ तक दोस्तों आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पे ए सी, क्योंकि ए से ए सी को अगर हम इस बी सी में जोड़ेंगे तब जाकर हमारे यहाँ से ए बी टोटल निकलेगा, ठीक है। ए बी हमें निकालना है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो बी सी आधा तो ए बी है हमारे पास, ये तो 7 मीटर हो गया, लेकिन ये जो डॉट मैंने लगा रखा है इसकी लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम आगे क्या करेंगे दोस्तों? देखिए अब हम लेंगे त्रिभुज, देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी में, ठीक है। ऊपर वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? लंबी ज्ञात करना है। आधार अभी जस्ट हम कितना लेके आए हैं? 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार। तो दोस्तों क्या लग जाएगा हमारा? टेन थीटा लगेगा। ऊपर में थीटा कितना दिया दोस्तों? देखिए 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा? ए सी और बटे में आधार कितना हो जाएगा दोस्तों? डी सी, है। तो ए सी की जगह मैं लिख देता हूँ ए सी, डी सी की वैल्यू हो जाएगी 7 और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? √3। तो ये यहाँ से ए सी की वैल्यू निकल के आएगी, 7 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 7 √3। ओके दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दोस्तों ए सी भी आ गया है और बी सी भी आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए सी और बी सी को ऐड कर लेंगे, तब जाकर हमारे पास ए भी आएगा। तो ये लिखा मैंने ए सी प्लस बी सी।
ए सी कितना है दोस्तों हमारे पास 7√3 प्लस बी सी है हमारे पास 7, ठीक है, तब जाके हमारे पास ए बी आएगा। ए बी कितना आएगा दोस्तों, देखिए 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर के बचेगा √3 और यहाँ पे प्लस का प्लस और यहाँ पे 7 बाहर निकल गया तो मतलब क्या बचा दोस्तों 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 - 1 मीटर। ओके, तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों सवाल हमें दिया है, निम्नलिखित सारणी में 33 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है। तो माध्य साक्षरता दर हमें निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, माध्य हमें निकालना है। ये टेबल दे रखी है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 35 सिटीज जो है इसकी लिटरेसी रेट दे रखी है परसेंटेज में। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, मीन, बस ये हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। अब ये टेबल दे रखी है दोस्तों, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने टेबल आपको बना दी है जिस जिसे हमें क्वेश्चन में दिया था, ये हमें क्लास इंटरवल दिया था, यानी वर्गांतराल, है ना। आप चाहते हैं यहाँ पे वर्गांतराल भी लिख सकते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, यानी इसको एफ से हमें बताना होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है दोस्तों माध्य निकालना है, यानी मीन निकालना है ना। तो माध्य को इंग्लिश में मीन बोला जाता है और मीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकालना है दोस्तों। सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है, और यहाँ पे भी सिग्मा दिया तो यहाँ पे भी मतलब क्या निकालना है दोस्तों, इसका योग, है ना। अब आगे क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए नीचे तो हमें निकालना है एफ, यानी एफ का योग, यानी एफ के जितने भी आंकड़े दे रखे हैं ये जो एफ है इन सबका योग निकालेंगे दोस्तों। तो ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है 35 है, तो दोस्तों सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 35। ओके, अब हमें निकालना है एफ एक्स का योग। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एफ एक्स निकालना होगा, और एफ एक्स निकालने के लिए हमारे पास एफ तो दिया है लेकिन एक्स नहीं दिया है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। ओके, तब जाके हमारा एफ एक्स निकलेगा, फिर हम इस सारे एफ एक्स को जोड़ेंगे तब जाके हमारा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। एक सेकंड होता है दोस्तों मध्य बिंदु। अब देखिए यहाँ पे 45 और 55 के बीच का बिंदु क्या है दोस्तों 50, ऐसे कैसे 55 और 65 के बीच का बिंदु कितना है दोस्तों 60, ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा 90। अब दोस्तों एफ का एक्स में मल्टीप्लाई करना है तो 3 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150, 60 का जब 10 में गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 600, 11 का 70 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 770, 80 का 8 में गुणा करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 640 और 90 का 3 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 270। अब इन सब नंबर को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो जोड़ लेते हैं दोस्तों। देखिए ये हो जाएगा 0 0 0 0, लास्ट में आ जाएगी 0, 5, देखिए 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 का 3 हासिल आएगा 2, है ना। तो 2 और 1 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 16, 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24। ओके दोस्तों, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स की। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को हम ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों, है ना, और सिग्मा एफ की वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये 35 है दोस्तों, है ना 35। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, है ना, और बचा 4 तो 43 हो गया, 5 8 40, बचा 3 तो 5 30, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो 7 से डिवाइड करने पे क्या होगा, देखिए मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको। 4 8 6 सपोज जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा, है ना, तो 7 6 42, यानी 7 6 42 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, ऊपर से उतारा 6, तो 7 नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों 63, माइनस करेंगे 3 बचेगा, भाग नहीं जा रहा दशमलव, ये लगी 0, फिर 7 से देंगे 7 चौक 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा, लेकिन दशमलव के बाद हमें एक नंबर मिल चुका है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 69.4। ये हमारा क्या आ जाएगा माध्य। ओके दोस्तों, ये हमारा मीन निकल चुका है। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आएगा दोस्तों। एक सवाल जरूर आएगा 4 नंबर में माध्य, और इसी मेथड से आपको करना है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप करते जाइए, सवाल आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा लास्ट सवाल होने वाला दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल दिया निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटे में सूचना सूचना देते हैं। उपकरण का बहुलक जीवन काल हमें ज्ञात करना। बहुलक यानी दोस्तों हमें क्या निकालना है, मोड हमें निकालना है ना। 2 to 5 जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ना, तो उनका जो है डेटा दिया हुआ है ना, उनकी लाइफ टाइम का डेटा दिया हुआ है इन आवर्स मतलब घंटे में, ठीक है दोस्तों। मैंने टेबल बना दी है यहाँ पे, है ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी यहाँ पे, यानी वर्गांतराल और बारंबारता दोनों चीज़ में लिख चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है दोस्तों बहुलक यानी माध्य निकालना है। ओके दोस्तों, सॉरी, बहुलक यानी मोड निकालना है दोस्तों, ठीक। मोड यानी हमें निकालना क्या दोस्तों, बहुलक निकालना है। तो दोस्तों याद रखिएगा एक सवाल आपके माध्य निकालने का और एक सवाल आपके बहुलक निकालने का, 4 नंबर में आएंगे, दोनों में आएंगे दोस्तों, 4 नंबर आपको यहाँ से पक्के होंगे, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, देखिए है ना, 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ओके दोस्तों, अब मैं समझा देता हूँ आपको फॉर्मूला कैसे क्या आपको एडजस्ट करना है। देखिए सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना दोस्तों में, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताइए, बताइए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है जी। ये जो है ना, ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास, इसको हम देंगे दोस्तों एफ। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम नाम देंगे F1, ठीक है। इसके नीचे वाली जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी इसे हम नाम देंगे F2, और इन दोनों के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों इसे हम नाम देंगे FO यानी F0, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो मॉडल क्लास है इसकी जो छोटी संख्या है ना, लोएस्ट नंबर जो है वो हो जाएगा हमारा एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी 60। ओके, प्लस अब देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, F1 की वैल्यू कितनी दोस्तों 61 है, ठीक, माइनस F0 की वैल्यू कितनी दोस्तों 52 है। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू F1 तो हो जाएगा 61 माइनस F2 कितना हो जाएगा F0 52 माइनस F2 होगा दोस्तों 38। ओके, यहाँ पे इंटू एच करना है, तो एच की वैल्यू क्या होगी दोस्तों
बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब मैं माइनस करूँगा, कहीं से भी कर दो, भले 60 में से 40 को कर ले, भले 80 में से 60 को कर ले, तो आंसर आएगा आपका 20। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख ले कि F1 की वैल्यू 61 है, F0 की वैल्यू जो है वो 52 है, फिर F2 की वैल्यू जो है वो 38 है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, और एच की वैल्यू जो है वो 20 है। आगे देखिए दोस्तों, ये 60 प्लस 61 में से 52 को माइनस करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 9 अपन देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 122। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 90 इंटू कितना हो जाएगा 20। आगे देखिए ये हो जाएगा 60 प्लस 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 180, और अपन में देखिए 122 में से 90 को माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बताइए 32। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसको मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 4 8 से 32 है, 4 8 32 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 180 को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 4 से 16। ठीक है, बचा कितना, फिर यहाँ पे 2 बचा तो 20 हो गया, तो 4 4 4 5 जा 20। क्या बचा दोस्तों, देख सकते हैं आप, 45 में 8 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 45 और इसको डिवाइड कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे 8 से। ठीक है, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, माइनस किया मैंने, कितना बचा दोस्तों 5। अब पॉइंट देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट लगेगी 0। 8 के बाद 50 नहीं आता दोस्तों, लेकिन 6 टाइम में कितना आता है 48 आता है। ठीक है, माइनस करेंगे जो भी बचा उससे अपने को मतलब नहीं, हमें बस यहाँ पे हमारा काम हो गया, 5.6 मिल गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 60 प्लस 5.6। ओके, तो 60 प्लस 5.6 को जब हम 8 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 65.8। ओके दोस्तों, ये देखिए इसका क्वेश्चन, अगर आप चाहे तो वैसे मैंने बताया था अभी, और आप चाहे तो 14.2 का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये देखिए ये हमारा आ गया मोड। ओके, तो इतना सिंपल सा सवाल दोस्तों 4 नंबर कवर कराया, दोस्तों आशा करता हूँ ये सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड वीडियो था दोस्तों, इसका एक पहले फर्स्ट वीडियो में बना के डाल चुका हूँ, है ना, चाहे तो देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सारे सोल्यूशन मैंने बता रखे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों याद रखिएगा, आज शाम को मैं लाइव आने वाला हूँ, है ना, शाम को 7 बजे। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा दोस्तों, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर देखिए और शेयर जरूर कर दे दोस्तों, आज शाम को जरूर हमें मिले। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आज शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय।